28 ऑफ अप्रैल वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेपर की न्यूज़ से। फ्रंट पेपर पर कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है रिलेटेड टू द यूपीएससी हो। बैक टू आवर एडिटोरियल पे सीधा आज न्यूज़ आई है रिलेटेड टू इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर मतलब बैन लगाया गया। मतलब कि विक्ट्री के ऊपर अगर आप जीत जाते हो तो आप वो जो शोरगुल करते हो तो उस पर बैन लगाया गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरफेयर इन द मतलब की वर्क ऑफ हाई कोर्ट। अभी क्या था, जुडिशियल फेडरलिज्म पे क्वेश्चन खड़ा हो रहा था क्योंकि जो भी केसेस जा रहे थे हाई कोर्ट अपने अंडर ले, मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर ले रहा था। तो एक तरह से जुडिशियल फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये वाली न्यूज़ थी। इससे आगे फिर क्या न्यूज़ है, ये कुछ नहीं है। वी डायरेक्टली कम होगा हिंदू न्यूज़पेपर। जो पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू द यूएस वैक्सीनेशन के ऊपर है कि मतलब इंडिया को कैसे उसे वैक्सीन देनी थी कोविड टाइम पे। इंडिया ने नहीं मांगी वैक्सीन, तो हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो एडिटोरियल रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अभी इसमें क्या है कि कुछ कंपनियों की जो प्रॉपर्टी राइट्स है ना, कुछ कंपनियों के प्रॉपर्टी राइट्स है रिलेटेड टू द वैक्सीन बनाने के लिए या फिर मेडिसिन बनाने के लिए, तो जो उनके राइट ले रखे हैं उस पर मतलब कि यूरोपियन यूनियन ने, ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया ने, साउथ अफ्रीका ने क्वेश्चन मार्क राइज किया था कि टेम्पररी बेसिस पे जो आपके टैरिफ के राइट्स हैं उसको ख़त्म कर देना चाहिए और अलग अलग कंट्री में वैक्सीन डेवलप हो जानी चाहिए। देखो, आपने अपनी वैक्सीन, अपने कोई भी अपनी दवाई डेवलप की, उसने आपका पेटेंट आपने उसका ले लिया। पेटेंट के बाद क्या होगा कि वो कंपनी को ही बनाने की इजाज़त होती है। तो ऐसे कोई और बनाएगा तो मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन में वायलेशन कर रहा है, मे बी उसे फाइन लगा दिया जाए, कुछ लगा दिया जाए। तो कुछ कंट्री ने पेंडेमिक की वजह से कि रियायत मांगी थी कि हमें थोड़ा इसमें जो है कि रिक्वेस्ट किया था टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ द रूल अंडर द 995 एग्रीमेंट जो है आपका ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको मैं अलग न्यूज़ से पीडीएफ से पढ़ाऊंगा आपको इस चीज़ को। तो हम आते हैं इस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। टैरिफ के बारे में पढ़ेंगे कैसे बना, डब्ल्यूटीओ के बारे में देखेंगे कैसे डेवलप हुआ। वी स्टार्ट, सॉरी, जो टैरिफ एग्रीमेंट है इट इज़ इंडिया साउथ अफ्रीका जो प्रेजेंट ड्राफ्ट प्रपोजल रखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज। ये बहुत पहले रखा था, स्टार्टिंग पेंडेमिक हुआ था तब ये रखा था। वही रिपीट न्यूज़ हुई है जो बताया गया है कि दोबारा सिचुएशन अराइज हो गई है, तो ऐसा डब्ल्यूटीओ को सोचना चाहिए कि इंडिया साउथ अफ्रीका प्रेजेंटेड ड्राफ्ट प्रपोजल टू डब्ल्यूटीओ फॉर ए वे सम प्रोविजन ऑफ टैरिफ एग्रीमेंट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रोटेक्शन जो है टू फाइट नोवल कोरोना वायरस, इससे फाइट कर सके। तो आपकी जो मतलब आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको थोड़ा मसला सस्पेंशन कर दो टेम्पररी पीरियड के लिए। बैकग्राउंड किया, अक्टूबर 2 को डब्ल्यूटीओ पब्लिश द टेक्स्ट ए जॉइंट सबमिशन बाय द टू कंट्री डब्ल्यूटीओ टैरिफ काउंसिल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमें जिसमें मेन चीज़ पढ़ना है, मेन चीज़ हमें पढ़ना है कि एनालाइज जॉइंट सबमिशन का क्या हुआ कि जो ड्रग्स कंपनी है, कोविड वैक्सीन बनाने कंपनी है, अफोर्डेबल एज वेल एज एक्सेसिबल, सबको कम प्राइस पे मिल पाए, सबको मिल पाए। तो उसके लिए ये चीज़ से वो बैठक की गई थी, देखा गया था अननेसेसरी चीज़ें हैं जो अराइज हो रही हैं, तो जॉइंटली सबमिशन हुआ था। इंडिया शाउट, इंडिया ने चिल्लाया वहाँ पे कि रिमूवल एंड द वेव ऑफ द सेक्शन 1457 ऑफ द पार्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ऑफ टैरिफ एग्रीमेंट डेट आर पेनिट्रेट द कॉपीराइट इंडस्ट्रियल डिजाइन पैटर्न एंड प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट। जैसे आपने कोई ड्रग बनाई या वैक्सीन बनाई तो सबको बताओ, ऐसे नहीं आप पेटेंट लेके आपने प्रोटेक्शन लेके मतलब कि रख लिया, कॉपीराइट रख लिया, कोई और डेवलप नहीं कर सकता। सबको ज़रूरत है तो सबको करना होगा। वाई तुझे नीड ऑफ दिस वेव, क्यों हटाने पड़ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपको पता ही है कोविड-19 की वजह से मेडिकल अफोर्डेबल सबके पास रहे। अगर अमेरिका बनाएगा तो अपने दाम पे बेचेगा वो, अगर इंडिया भी डेवलप करेगा तो मतलब कम हो जाएगा। जैसे प्राइस है आपके रेमडेसिविर में, द कॉस्ट लेस देन $1 बट सोल्ड इन इंडिया बिटवीन 4 से 54 हज़ार, 5,500 से 4,000 रुपये वो सेल की जा रही है। पर कॉस्ट कितनी है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में, $1 के आसपास उसकी रेट है। फॉर एग्जांपल लाइसेंस जो इनकेपेसिटी इंडियन कंपनीज है ना, उनको सप्लाई मिडिल क्लास कंट्री। ये सब चीज़ें हैं कि सब कंट्री में डेवलप होगी, सब बनाएंगी, जिसको जो मर्जी है सब चीज़ काम करेंगी, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हमारे लिए यही था इंपॉर्टेंट। यहाँ तक तो सब मीटिंग की बात है। इंपॉर्टेंट क्या है कि टैरिफ एग्रीमेंट है क्या। ये टैरिफ एग्रीमेंट है, फोर्स होता है 995 में। इट इज़ टू डेट ऑफ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब डेट से लेकर अब तक का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आपका मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो आपको याद रखना है जो टैरिफ एग्रीमेंट है इंट्रोड्यूस ग्लोबल मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ए प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्सिंग नियर ऑल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर एंड इंक्लूडिंग दोस फॉर पेटेंट। मतलब आपने जो भी इन्वेंशन किया, इनोवेटिव आपका कोई आइडिया है, आपने कुछ डेवलप किया, उसको बचाने के लिए टैरिफ एग्रीमेंट बनाया गया।
इंटरनेशनल कन्वेंशन है, प्रायर टू ट्राइब डिड नॉट हैव स्पेसिफिक मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द पैटर्न। इससे पहले कोई हमारे पास स्पेसिफिक मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं था पैटर्न के लिए। इसके आने के बाद एक मिनिमम हमारे पास स्पेसिफिक इंडस पैटर्न स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे। टाइम ऑफ नेगोशिएशन बिगिन ओवर 40 कंट्री इन द वर्ल्ड। सबके साथ आई, सब साथ बैठी कि हमें ऐसा पैटर्न डेवलप करना चाहिए। अगर मैंने कुछ डेवलप कर लिया तो और कंट्री अपनी तरीके से करे, पर मेरा वो ना चुरा है, तो उसके लिए डिड नॉट ग्रांट द पैटर्न प्रोटेक्शन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें बात हुई। फिर टैरिफ एग्रीमेंट नाउ एक्वायर ऑल द WTO जो मेंबर्स हैं सबके लिए है, तो ये प्री का पॉइंट बन सकता है। नाउ रिक्वायर ऑल WTO मेंबर विद ए फ्यू एक्सेप्शन है इसमें कुछ, टू अडॉप्ट देयर लॉ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ IPR प्रोटेक्शन। जो आप लॉ डेवलप करोगे ना अपनी कंट्री के अंदर IPR के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, उसके अंदर भी मिनिमम स्टैंडर्ड जो ट्रिप्स के एग्रीमेंट के स्टैंडर्ड है वो आप उसमें रखोगे। इन एडिशनल ट्रिप एग्रीमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस डिटेल ऑब्लिगेशन फॉर इन्फोर्समेंट्स ऑफ, मतलब इसके बाद डिटेल ऑब्लिगेशन भी है कि क्यों इन्फोर्समेंट्स करना है किस चीज़ का, IPR का। तो आपको थोड़ा याद रखना है कब ये लागू हुआ। सब कंट्री WTO में सब उसको देखती हैं। एक मिनिमम स्टैंडर्ड है किस चीज़ का, प्रोटेक्शन इन्फोर्स करने का आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। अब WTO की बात, तो WTO मेंबर एंड कंपल्शन क्या है। WTO से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो डील करती है रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन। एक नेशन से दूसरे नेशन क्या ट्रेड होना चाहिए, क्या रूल होने चाहिए, उन पर डील करती है। एज इन 2020 WTO हैज़ 164 मेंबर। 2020 तक WTO के 164 मेंबर है। 24 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है, मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस में रखा हुआ। इट बिकम ए मेंबर। इन बिकमिंग ए मेंबर ऑफ WTO, कंट्री अंडरटेक एन ऑफ 80 स्पेसिफिक एग्रीमेंट एनेक्स टू एग्रीमेंट स्टेब्लिश द WTO। अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो कुछ एग्रीमेंट आपको साइन करने होंगे, ये सब चीज़ें बताएगी। इट कैन नॉट चूज बी द पार्टी सम एग्रीमेंट बट नॉट अदर, मतलब कि कुछ चीज़ें दी गई एग्रीमेंट में जो आपको ऑब्लिगेटरी आपको है साइन कर रहे हैं। कुछ एग्रीमेंट कंपल्सरी आपको साइन करना है, कुछ ऑब्लिगेटरी दी गई है कि आप साइन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अब आती है दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट। कुछ डिक्लेरेशन हुई है, मतलब दोहा में मतलब कुछ बात हुई थी बैठ के, तो उस पर ट्रिप्स के ऊपर बात हुई, तो उसको देखते हैं। नवंबर 2001 में WTO मीट अडॉप्टेड दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड पब्लिक हेल्थ विच इज कैटेगरियल that every member should right to grant a compulsory license and the freedom to determine the ground upon which such license are granted। ये सब चीज़ें दोहा डिक्लेरेशन डिड नॉट रिक्वायर अमेंडमेंट, ठीक है, डिड नॉट रिक्वायर एनी अमेंडमेंट टू टैक्स द ट्रिप्स एक्वायर्ड बिकम द ग्राउंड ऑफ CL कंपल्सरी लाइसेंस but be listed in the original text। द डिक्लेरेशन में भी सर्व एज द रीइंफोर्स, मतलब कि रीइंफोर्स किएगा डेट लॉजिक, मतलब सही तरीके से आप काम कर रहे हो, आप करते रहो। इंडिया लीडर एज ए डेवलपिंग वर्ल्ड was the expected, मतलब कि expected to make a full use of these provisions। तो इंडिया सोच रहा है जो WTO में, देखो इससे फ़ायदा क्या होता है, आपने कुछ इनोवेटिव चीज़ किया, आपको उसको सिक्योर करना है कि कोई और उसे कॉपी ना करे, तो इसमें जाके चीज़ें हैं। जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, एक्सपेक्टेड टू फुल यूज़ ऑफ दिस प्रोविज़न, मतलब इसका यूज़ पूरी तरह करा जाए, ठीक है ना। फिर बट इट इज़ ए अलॉट टू डू सो द फियर ऑफ अनसेटिंग द US एंड द बाइट ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब US क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। हम डेवलपिंग कंट्री कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं ट्रिप से, या फिर हमें कुछ रियायत दी जाए चीज़ों में क्योंकि हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं, पर US क्या करता है, हमेशा से ब्लॉक करता है कि नहीं ऐसा नहीं देना चाहिए। आफ्टर इशू ऑन CL जो कंपलसरी लाइसेंस का इशू था इन 2008 इस स्टेप बैक एंड रिफ्यूज टू इशू एनी मोर, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं कि वो पीछे हट जाते हैं, हमें नहीं। और भी WTO के और सब्सिडी वाले इशू हैं, जैसे अंबर बॉक्स सब्सिडी हुई आपका, ब्लू बॉक्स सब्सिडी हुई, फिर ब्लैक मतलब और कौन सी है ब्लैक बॉक्स सब्सिडी हुई, तो उनके भी थोड़े थोड़े इशू आते रहते हैं। मैं आपको बता दूँ इन तीनों सब्सिडी में होता क्या है। जैसे आपका सब्सिडीज हुई आपकी पहली ग्रीन बॉक्स, सॉरी ग्रीन ब्लू और अंबर बॉक्स। जो WTO की जो आपकी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है उसमें नो डिस्ट्रिक्शन सब्सिडीज है, मतलब फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यूज़ कर सकते हो, कितनी भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई डिस्ट्रिक्शन मतलब उसमें डिस्टोरेशन नहीं है, मतलब उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। फिर ब्लू बॉक्स में क्या होता है, नॉट डायरेक्टली लिंक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ये डायरेक्टली लिंक नहीं होती, जैसे आपको इंक्रीज करना है, जैसे मैंने आपको गन्ने की सपोर्ट को मतलब सब्सिडी दे दी गन्ने की, आपको जो भी उसमें यूज़ करोगे इनपुट्स, बस शुगर केन की जो भी इनपुट यूज़ करें मैंने सब्सिडी दी, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो पर ब्लू बॉक्स की जो सब्सिडीज़ हैं वो डायरेक्टली लिंक नहीं होती किस चीज़ से, प्रोडक्शन से। और फॉर लाइवली स्टॉक, ये लाइवली स्टॉक के लिए होती है, मतलब जो आसपास के काम होते हैं, लाइट सेक्टर होते हैं एग्रीकल्चर के, उसके लिए होती हैं। एंड उसकी इनकी भी कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी आप यूज़ कर सकते हो। जो इशू आता है वो आता है अंबर वो सब्सिडी के अंदर, ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, जैसे हमने सब्सिडी दे दी, फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे दी, हमने और चीज़ों में सब्सिडी दे दी, तो इशू उठाती हैं बड़ी बड़ी देश, इशू उठाते हैं कि इंडिया तो अपना मतलब ट्रेड ऐसे बढ़ा रहा है।
ठीक है ना, एग्जाम्पल फर्टिलाइजर, सीड, गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर लिया, खरीद लिया। तो इन सब चीज़ों पर मतलब इशू क्रिएट होता है कि ये मोस्ट आपकी डिस्टोरिंग होती है। लिमिट, WTO ने लिमिट लगाई है, क्योंकि देखो आपने अपना 1 रुपये kg वीट उगा दिया और वर्ल्ड मार्केट में उस वीट की कीमत 5 रुपये kg है, तो आपने मतलब अपने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, तो आपका किसान मतलब ये हो गया, तो कंपटीशन डिस्टॉर कर रहे हो आप इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस सब चीज़ों का इशू बना के बड़े बड़े देश आते हैं, पर हम क्या बोलते हैं, हम एक गरीब देश है, हमें सब्सिडी प्रोवाइड करनी होगी, हम इतना इम्पोर्ट विम्पोर्ट नहीं करते जितना हम अपना प्रोडक्शन, अपना कंजप्शन करते हैं। तो जो इशू है हमारे साथ अंबर बॉक्स की सब्सिडी का, ना कि ब्लू बॉक्स की और ग्रीन बॉक्स की। ग्रीन बॉक्स की अच्छे अच्छे कामों के लिए उसकी कोई लिमिट नहीं है, पर अंबर बॉक्स सब्सिडी जो है उन पर कुछ लिमिट आपको थोड़ा ऐसा याद रखना है। आते हैं हिंदू पे, तो ये न्यूज़ थी। जो दूसरी न्यूज़ आती है, मेकिंग द बिगनिंग ऑफ ग्रीन एरा। ये एक्चुअली क्या है, इसमें इंडिया का तो कुछ इसमें स्टडी नहीं है, जो सारी स्टडी है कि जो सऊदी अरेबिया क्या काम कर रहा है आपका ग्रीन क्लाइमेट के लिए, मतलब कि कॉम्बैक्टिंग के लिए, मतलब कि चीज़ों को बढ़ाने के लिए ग्रीन क्लाइमेट क्या क्या काम कर। पहली बात ये बताते हैं कि दो ग्लोबल चैलेंजेस चल रहे हैं, एक पेंडेमिक और एक क्लाइमेटिकल चेंज। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया ने इनिशिएटिव चलाया हुआ है, सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, दो इनिशिएटिव चलाए हुए हैं। और ठीक है, और सऊदीया जो है, मतलब सऊदी जो है G20 के भी प्रेसिडेंसी संभाल रहा है, कि मेन पिलर ऑफ सऊदी और G20 प्रेसिडेंसी देख रहा है। तो उसने एक चीज़ बोली है कि सेफ गार्ड द प्लानट, सेफ गार्ड द प्लानट। तो आपको याद रखो, सऊदी अरेबिया भी अब काम करने लगा है किसके लिए, क्लाइमेटिकल चेंज के लिए। अब उसने क्या किया है, G20 को इंट्रोड्यूस किया इनिशिएटिव में, उसमें कहा है इस्टेब्लिश, आपको बताना है G20 में कितनी कंट्री आती हैं, G20 में कितनी नहीं, कितनी कंट्री के नाम, कि अफ्रीका से कितनी आती हैं, नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, यूरोप से कितनी आती हैं, उसके बाद आपका इधर एशिया और इधर सेंट्रल एशिया से कितनी आती हैं। तो ये आपको देखना है, 20 कंट्री आती हैं, G20 है तो 20 आएंगी, पर आपको देखना है कंट्रियों के नाम क्या क्या। इस्टेब्लिश ए ग्लोबल रिलीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सक्लेटर प्लांट, इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया। एक्सक्लेट करेंगे, किस चीज़ को करेंगे, साइंटिफिक नो द टेक्नोलॉजी डेवलप सपोर्ट ऑफ द कोरल लीफ, जो कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, इसको रोकने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक तरह से प्लेटफॉर्म तैयार किया है G20 के अंदर। ऐसा आपको याद रखना है। उसमें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे कोरल लीफ को सर्वाइव के लिए, कंजर्वेशन के लिए, रिसाइलेंस के लिए, एडेप्टेशन के लिए और रीस्टोरेशन के लिए जो खत्म हो गई है। और क्या किया, जो G20 के लीडर है ऑल्सो एक्नॉलेज दैट सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी पे काम करेंगे। ठीक है ना, ये क्या करती है, सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी क्या होती है, मतलब कि आपको सर्कुलर, इसमें हर चीज़ आती है सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी में, मतलब कि आपको ऐसे होने चाहिए कि आप जो डेवलप कर रहे हैं और इन्वायरमेंट का भी साथ में ध्यान रख रहे हैं। तो सब चीज़ों का आप एक साथ ध्यान, आपकी जो अप्रोच चल रही है, मिक्स अप्रोच चल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चल रही है, सब चीज़ के लिए इक्वली आप काम कर रहे हैं। तो क्या है इसके अंदर, और क्या होगा, प्लेटफॉर्म टू टूल टूवर्ड्स द अफोर्डेबल, आपका रिलायबल सिक्योर एनर्जी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि आप सिक्योर एनर्जी भी रखो, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करो, क्लाइमेट को भी बचाओ और डेवलपमेंट भी करते रहो। इसे बोलते हैं आपका सर्कुलर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, सेव द क्लाइमेट प्लस सस्टेनेबल क्लाइमेट को भी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आप कंटिन्यू रखो, तो एक तरह सर्कुलर, इसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी। सऊदी अरेबिया का इनिशिएटिव ऐसे एम करना है, वेजिटेशन कवर बढ़ाना है, उसे रिडक्ट करना है कार्बन इमिशन को, कॉम्बैट करना है आपका पॉल्यूशन को, लैंड डिग्रेडेशन को। इंडिया भी इनके लिए काम कर रहा है, प्रिजर्व करना है मैराइन लाइफ को, इंडिया भी काम कर रहा है, वेजिटेशन कवर बढ़ा रहा है, उनका भी टारगेट है। और रिडक्शन कार्बन इमिशन कर रहा है, कि सोलर हमने मिशन चलाया हुआ, इंटरनेशनल सोलर मिशन है, दुनिया भर के हम काम कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारा टारगेट भी है 450 जो हमें करना है 2030 तक, और 175 2022 तक करना है। तो हमने भी लैंड डिग्रेडेशन के हम बचा रहे हैं, दिल्ली से लेकर पूरे हरियाणा से लेकर, मतलब हरियाणा राजस्थान से होते हुए एक पूरी ग्रीन बेल्ट हम तैयार कर रहे हैं कि डिग्रेडेशन ना बढ़े लैंड का। ठीक है ना, प्रिजर्व मैराइन लाइफ के लिए हम का बहुत सारा काम कर रहे हैं। विल जनरेट 50% ऑफ सऊदी एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी बाय द 2030। सऊदी ने ऐसा भी बोल दिया है, जो अपनी एनर्जी है 50% वो हम कहाँ से लेंगे, 2030 तक रिन्यूएबल कर देंगे। राइजिंग द परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्शन एरिया मोर देन 30% ऑफ टोटल लैंड एंड द रिप्रेजेंट रफली। तो सऊदी अरेबिया पे अच्छे अच्छे काम कर रहा है। मिडल ईस्ट जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसमें क्या है, सऊदी अरेबिया वर्क विद द गुल्फ, जो गल्फ आपकी कॉपरेशन काउंसिल्स है, इसमें ईरान नहीं आता, गल्फ जो आपकी कॉपरेशन काउंसिल और इधर की सारी कंट्री आती हैं। तो गल्फ कॉपरेशन जो काउंसिल है इसके साथ बैठ के, और इसमें 40 बिलियन ट्री लगाए जाएंगे वेस्ट एशिया रीजन में। तो आपका क्या है, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, सऊदी अरेबिया गल्फ GCC कंट्री है उनके साथ मिलके, और रीजनल पार्टनर है उनके साथ मिलके वेस्ट एशिया में 40 बिलियन ट्री लगाने वाला है। ये कम से कम 5% होंगे ग्लोबल टारगेट प्लांटेशन के, जो आपका टारगेट है 2.5 ट्रिलियन ट्रीज लगाना, उसके 5% ट्री इस इनिशिएटिव के अंदर लगे जाएंगे।
फिर लार्ज कार्बन कैप्चर, जो बोला है सऊदी अरेबिया ने करंटली ऑपरेट लार्ज कार्बन कैप्चर करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा उसको प्लांट इन द वर्ल्ड, पूरी जो वर्ल्ड में प्लांट्स हैं तो इतने प्लांटों से क्या करेंगे, लार्जर कैप्चर करेंगे कार्बन की, प्रोड्यूस करेगा फर्टिलाइजर मेथनॉल में, जो कार्बन कैप्चर किया है उसका यूज़ फर्टिलाइजर मेथनॉल बनाने में यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव में वर्ल्ड बैंक बोल चुका है, अगर आप $1 आज खर्च करते हो तो आपको कल को बेनिफिट होगा $4 का। अगर आज इन्वायरमेंट के लिए इन चीज़ों के लिए $1 आप खर्च करते हो, आपका फ़ायदा किसमें होगा, $4 का फ़ायदा होगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक बोलता है। मैं बताऊँ कैसे, अगर आप $1 आज क्लाइमेट के लिए खर्च करते हो, जो क्लाइमेट से होने वाली डिसीज़ है, जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, मतलब कि कोई आपका रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो गई, जो जितने भी इफेक्ट हैं क्लाइमेट से आने वाले, जिनके लिए आप प्रोग्राम चलाते हो, हेल्थ प्रोग्राम चलाते हो, क्लाइमेट रिसाइलेंस प्रोग्राम चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, ठीक है, अगर आप ₹1 आज उस क्लाइमेट के लिए खर्च करोगे, ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, कार्बन कैप्चर, सब चीज़ के लिए खर्च करोगे, तो आपको इन फ्यूचर ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो कॉम्बैक्ट हो जाएगा इन चीज़ों से। तो आप आज ₹1 इन्वेस्ट करोगे तो आप कल ₹4 का बेनिफिट कमाओगे, ऐसा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बोलती है। फिर NEOM प्रोजेक्ट जो है, अनदर 10 बिलियन इन रिन्यूएबल एंड सोलर प्रोजेक्ट, इट इज़ ए क्लीन दैट पेंडेमिक हैज़ ओनली स्ट्रेंथिंग सऊदी अरेबिया सॉल्व द रिसाइल ग्लोबल विजन, मतलब पेंडेमिक से उनकी आँख खुल गई, देखा कि पेट्रोल नहीं बिकेगा तो क्या करेंगे, तो अब वो भी इन सब चीज़ों के लिए काम करने लगे कि ग्रीन दिखे ऊपर। फिर जो ये अप्रोच आती है आपका पैरामेडिक अप्रोच जो है कोविड-19 के, बस वही है सारी चीज़ आप पढ़ रहे हो। अगर आपको ऑक्सीजन लेवल 92% कम होता है तो आपको रिकमेंडेड किया जाता है कि मतलब कि आप हॉस्पिटल जाएँ, फिर एक्सरसाइज को रिकमेंडेड, ये दवाई लें, आपको मास्क पहन के रहना है, आपको फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो ये सब चीज़ें ट्वाइस ए डे, मतलब कि अगर ये इनहेल हो, एस्ट्रॉइड, ये कोई इनहेल एस्ट्रॉइड बताया गया है, तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें जो आपको करना है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, मुझसे बेटर और भी न्यूज़ आपको कंटिन्यूसली दिखा रही हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है, इन्फोर्स कोविड-19 रूल इन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये ब्लेम गेम जो स्टार्ट होता है ना, ये बोलते हैं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बोलता है सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बोलता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई कोई की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ये भी एक गलत चीज़ है। आप कहीं पे आपको वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन में आओ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड रखना, ट्रांसपेरेंसी, और उसके बाद आता है आपका अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वर्ड कुछ है, ये वे फॉरवर्ड कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बोलता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बोलता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसान यहाँ मरता जा रहा है, अब ये पता नहीं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये फार्मर फूड प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटलों को, जो मतलब लोग बीमार हैं उनको फूड प्रोवाइड करेंगे, जो फार्मर का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे फूड बना के और हॉस्पिटल में सप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, जो किसान मोर्चा है, ये फूड सप्लाई करेंगे हॉस्पिटलों के अंदर, और भी एसेंशियल चीज़ जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये हॉस्पिटलों के अंदर करने स्टार्ट करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट हिट आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पेपर, अब मोदी की तारीफ हो रही है, विभिन्न विभिन्न देशों के पेपरों में मोदी की तारीफ की जा रही है, तो आप पढ़ लेना क्या क्या तारीफ की जा रही है, मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, उनका नाम रख दिया गया है, इसमें लिखा है कि वह वायरल आपका इपेकुलेसिस मोदी, मतलब कि अब उनकी तारीफ विदेशों के न्यूज़पेपर में हो रही है, तारीफ नहीं मतलब उनके धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो ये सारी न्यूज़ थी। फिर दूसरी, इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट रिक्वेस्ट टू रेडी टू यूज़ द वैक्सीन से यूएस, जैसे हम बोल रहे हैं ना वैक्सीन, तो यूएस ने बोला, बयान दिया है कि इंडियन हमसे रिक्वेस्ट नहीं है कि कोई वैक्सीन की, हम कैसे उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। C-17 लगा हुआ है एक अलग अलग देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छी वर्क किया जा रहा है। तो यही सारी न्यूज़ थी, इसमें कोई और नहीं। वेदांता जो ग्रुप है, ये तमिलनाडु में एक कंपनी है वेदांता, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते थे, मतलब एक पूरी स्टील प्लांट है वेदांता का। तो इसमें क्या होता था, ऑक्सीजन बनती थी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, क्या आपको मतलब कि प्लांट में ऑक्सीजन क्यों बनती है, मतलब इस इंडस्ट्री की क्यों ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि उसको मतलब बहुत बहुत बड़े बॉयलर चलाने होते हैं, तो बॉयलर के लिए फायर चाहिए होती है, फायर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, तो ठीक है ना, तो उसके लिए ऑक्सीजन वो अपनी डेवलप करते हैं। तो वेदांता ग्रुप ने बोला है, वो बंद पड़ा था, तो उसने बोला है कि हम प्रोड्यूस करेंगे, तमिलनाडु गवर्नमेंट को, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन्हें इजाज़त दो कि ऑक्सीजन डेवलप करें, क्योंकि प्लांट वो बंद पड़ा था, सो ओपन करके ऑक्सीजन तो बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए। यूएस फार्मा फर्म टू डोनेट रेमडेसिविर, इंडिया में रेमडेसिविर डोनेट करेंगे यूएस फार्मा, ऐसा बोला है। तो सब जगह यही है। फिर आता है आपका इसराइल, आपका कॉम्टेक्टिंग अप्रोच, मतलब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जूस और इसराइल फिलिस्तीन की फाइट है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके साथ हम क्या देखेंगे, आईसीसी देखेंगे, आईसीजे देखेंगे, और परमानेंट आर्ट्रिब्यूशन देखेंगे। श्रीलंका में बुर्का बैन हो गया,
ईरान और यूएस वारशिप एंगेज हो गई, मतलब टेंशन, मतलब ईरान इधर था, यूएस की शिप जा रही थी, ईरान वाले उसके आगे कट मार के निकल जाते हैं। तो शिप का नाम USCG, आपका मोनो मोय नाम है उसका, जैसे कट मार के निकल जाते हैं टशन देने के लिए। और कोई न्यूज़ नहीं है। रशिया फर्म ऑफर सप्लाई ऑफ रेमडेसिविर, सब जगह सब यही सप्लाई आ रही है। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट, हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा, ICJ, ICC, और उसके बाद हम पढ़ेंगे परमानेंट आर्ट्रीब्यूशन वाला। तो हम आते हैं अपने नोट्स पर। जो पहली न्यूज़ है वो रिलेटेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इन दोनों में रिलेशन क्या है, एक तरह से इट इज़ है, मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा ICJ के, देखो इस चीज़ से आप एक चीज़ याद रख सकते हो, ICJ इन द चेनब और झेलम, IJC कर लो इसे, IJC कर लो। एक ट्रीटी है पाकिस्तान की, इन तीनों रिवर का जो पानी, क्योंकि हम नॉर्थ टू साउथ लगाएंगे, पहले आई आएगा, फिर झेलम आएगा, फिर सी आएगा, चिनाब आएगा। ये जो ट्रीटी है हम पाकिस्तान के साइड है, तीन रिवर का पानी पाकिस्तान यूज़ करता है 80%, 20% इंडिया के पास अधिकार है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं, तो उसमें ICJ रिवर ही है। IJC करो इसे, क्योंकि हमने नॉर्थ टू साउथ भी लगानी है, पहले इंडस, झेलम और चिनाब, ICJ। तो आपको याद रखने के लिए आपको याद रहेगा। तो ICJ क्या है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, प्राइमरी जुडिशियल बॉडी है जो UN के अंदर आती है, एंड सेटल लीगल डिस्प्यूट, प्रोवाइड द एडवाइजरी ओपिनियन, लीगल डिस्प्यूट भी सॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए एडवाइजरी ओपिनियन, टू सबमिट इट बाय द मेंबर। जो अगर इंडिया UN का मेंबर है और उसे प्रॉब्लम होती है किसी के साथ, वहाँ जाके वो एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है, लीगल डिस्प्यूट मतलब है किसी कंट्री से, वो कर सकता है। तो ICJ क्या है, क्रिमिनल नहीं है, सिविल बॉडी है, आपको ये भी याद रखना है, ये एक सिविल कोर्ट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन्फोर्स करती है इस कोर्ट को, मतलब कि करने के लिए। इसे 15 जज होते हैं, ठीक है, जो इलेक्टेड होते हैं 9 साल के लिए, इंडिया के भी एक इसमें जज है। टर्म बाय द यूनाइटेड जनरल असेंबली, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जो मतलब वो डिसाइड करते हैं मतलब चीज़ों में। तो कौन कौन, 15 जज होते हैं, 9 साल के लिए बनता है, हर बार चूज होते हैं वो जनरल असेंबली में से और सिक्योरिटी काउंसिल में से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, आपका जो गारंटर है पीस, सिक्योरिटी, आपका कॉपरेशन अमंग द स्टेट। इंडिया और ICJ में क्या लिंक है, जो इंडिया के दलवीर भंडारी हैं, मैंने आपको बताया ना, इंडिया के एक जज है, वो परमानेंट जज है इसके अंदर अभी जो चल रहे हैं। जुलाई 2019 में ICJ डायरेक्ट पाकिस्तान को इसने बोला था कुलभूषण जाधव को फांसी दी जाती, डेथ सेंटेंस पाकिस्तान ने दी था, उसको रोक लगा दी थी, और जब तक केस ICJ सुनेगा तब तक उस पर नहीं लगाओगे। तो कुलभूषण जाधव इसे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है, हु अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस 2017 बाय पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ इस, आपका स्पियोनेज, मतलब जासूसी का उनके ऊपर वो लगा के, तो उसके हमारा केस उसमें चल रहा है ICJ में। फिर आती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। पर देखो है ये सिविल कोर्ट, है ये सिविल कोर्ट, पर हमारा डिस्प्यूट है, मतलब कि एक लीगल डिस्प्यूट है, वो उसे सजा दे रहे हैं कि वो जासूस है, हम बोल रहे हैं वो जासूस नहीं है। तो एक लीगल डिस्प्यूट है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, उस बेस पे केस देख रहा है। उसके बाद है क्रिमिनल कोर्ट, ICC, ठीक है। इट इज़ वॉज सेटअप अंडर एडहॉक ट्रिब्यूनल डील बाय विद द रवांडा वार क्राइम, जो रवांडा वार हुई थी उसके बाद ये बनाया गया था, ICC क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आपका कॉम्प्लीमेंट्रिटी, ठीक है ना। ICJ इज नॉट ए क्रिएट आपका सप्लेंट अथॉरिटी टू नेशनल कोर्ट। However, when the state legal statement collapse, when the government is आपका प्रिपरेटर हिनाउंस क्राइम, ICJ एक्सरसाइज जुडिक्शन। आप बस याद रखो, कोई क्राइम व्राइम हो रहा है, कोई जीनोसाइड हो रहा है कहीं भी, तो उसके अंदर जा सकते हैं, ICC वो चेक करता है। ICC इज कोर्ट वॉज द लास्ट रिसोर्ट, ये एक लास्ट रिसोर्ट है और आपको देखना है। USS अपोज द ICC फॉर ए फियर दैट इट इज यूज द पोटेंशियल अगेंस्ट द US नेशनल। अभी US ने क्या किया, ICC कुछ जज है उनके ऊपर मतलब सेंक्शन लगा दिया कि आप हमारे ऊपर मतलब कि ज़बरदस्ती का मतलब चीज़ें हमारे ऊपर लगा रहे हो, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है, यही सब चीज़ें। ICC इंश्योर्ड दोज हु आर कमिटेड अ सीरियस ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमन राइट वायलेशन, हैड टू बी अकाउंटेबल, जस्टिस जो है हेल्प टू प्रमोट ए लास्ट पीस इनेबल, ये सब चीज़ों के लिए काम करता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ICC का मेंबर नहीं है, तो इंडिया के ऊपर कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं है, इंडिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ICC। द मेजर ऑब्जेक्शन ऑफ इंडिया टू बी रोम से बोलते हैं आपका रोम स्टेट्यूट। तो सिंस ICJ इज सबॉर्डिनेटेड टू, ये सबॉर्डिनेटेड है किसके, UNSC का, पार्ट नहीं है UNSC का, जस्ट लाइक ICJ इट इज़ ए सबॉर्डिनेट, मतलब कि उसे मतलब हाँ थोड़ा बहुत लिंक है। परमानेंट मेंबर आर वेस्टेड इन द आपका इंडिविजुअल पावर, ठीक है। आपके ये टेररिज्म और न्यूक्लियर वेपन यूजेस इज नॉट इन द परव्यू ऑफ, जो आपका टेररिज्म और न्यूक्लियर वेपन है इसके अंडर नहीं आते, ICC के अंडर नहीं आते। द क्रिटिसिज्म क्या, इंडिया क्या बोलता है, ऑन द साइन ऑफ रोम स्टैट्यू वुड इमीडिएटली कम अंडर द ICC jurisdiction फॉर द ह्यूमन राइट वायलेशन अंडर
AFSPA, नागा मूवमेंट ऑफ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। अगर इंडिया ऐसे साइन कर लेगा ना, तो इंडिया के ऊपर क्या इशू आ जाएगा, ह्यूमन राइट कोई चेक करता है तो क्या इशू आ जाएगा, आपका जो आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, मैंने एक वीडियो है उसमें पढ़ा है, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। एक आपका नागा मूवमेंट हुआ था हमारा और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उन सब चीज़ों का इशू इंडिया के अंदर आएगा, इसलिए इंडिया ने इसे साइन नहीं किया। अब हम डिफरेंस देखते हैं आईसीजे में और आईसीसी में। आईसीजे वो 1946 में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, यूएन के टाइम पे बना। आईसीसी 2002 में बना। रिलेशनशिप विद यूएन, ऑफिशियल कोर्ट ऑफ यूएन, ये तो एक ऑफिशियल कोर्ट है यूएन की, इसे वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है किसको, आईसीजे को। ये इंडिपेंडेंट है, नॉट गवर्न बाय द यूएन, कैन रिसीव ए रेफरल फ्रॉम द यूएनएससी। अगर यूएनएससी को इशू भेजना है, मतलब कि आप इसे चेक करके बताओ, जुडिक्शन बताओ क्या होना चाहिए, मतलब ये सब हुआ है, तो यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल इसे कोई चीज़ रेफर कर सकती है, आप इस पर चेक करो। कैन इनिशिएटिव प्रोस्टिक्यूटेड विदाउट द यूएन एक्शन, ये अपना मतलब इनिशिएटिव कर सकते हैं, प्रोस्टिक्यूट कर सकते हैं कोई यूएन के विदाउट यूएन एक्शन से भी, ऐसा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। अब इसका हेडक्वार्टर आपका आपका पीस प्लेस है हैग में, इसका भी हैग में वहीं पे है। जुडिक्शन क्या है, यूएन जो मेंबर स्टेट है कैन गिव ए एडवाइजरी ओपिनियन, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यूएन बॉडी एंड कैन नॉट ट्राई टू इंडिविजुअल, इसमें केस इंडिविजुअल पे नहीं चल सकता, जैसे पर्टिकुलर आदमी पे इंडिविजुअल। अपील मतलब ये एक अपील है इंटरनेशनल लॉ की, जैसे आपका सी लॉ है यूएन क्लॉज के अंदर, वो वायलेट हो रहा है तो इसमें आप अपील कर सकते हो। पर जो आपकी आईसीसी है, इंडिविजुअल एक्यूज्ड ऑफ द इंटरनेशनल क्राइम है, उसके ऊपर भी जा सकता है। यूजेस इंटरनेशनल लॉ एज ए वार ऑफ क्राइम वायलेशन ऑफ जिनेवा कन्वेंशन, ये सब चीज़ें हैं। टाइप ऑफ केसेस, सोवेनिटी, बाउंड्री है, मेरी डिस्प्यूट है, मेरी टाइम है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ह्यूमन राइट ट्रीटी वायलेशन, जैसे हमने ह्यूमन राइट वायलेशन, ट्रीटी ऑफ कोई ट्रीटी साइन है उसको वायलेटिंग कर रहे हैं वो। इसमें क्या जीनोसाइड, कत्लेआम हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम हो रहा है, आपके जैसे क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, ये सब चीज़ों में जा सकते हैं आप। अब इसमें आपके ड्राइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेट और रेक्टिफाई द यूएन चार्टर, ये सब यूएन, ये रोम, इसको क्या बोलता है, रोम स्टैट्यूट, ये सब यूएन के चार्टर वार्टर से फॉर्म हुई है। अपील क्या, आईसीजे डिसीजन इज बाइंडिंग, यूएनएससी कैन रिव्यू इफ द स्टेट डू नॉट कंप्लाई। इसके जो डिसीजन आते हैं बाइंडिंग होते हैं, अगर आप नहीं कर रहे हो तो यूएनएससी आपको रिव्यू करती है स्टेट के, अगर आप नहीं मानोगे, ठीक है। इसमें अपील चैम्बर होता है अकॉर्डिंग टू द आपका रोमियो स्टेज, आपको अपील करनी है, इसके अंदर एक अपील चैम्बर भी होता है। आप इसने केस सुनाया आईसीजे ने, आपको उसकी अपील करनी है तो उसके अंदर ही एक अपील चैम्बर होता है, उसमें जाकर अपील कर सकते हो। फंडेड कहाँ से आता है, यूएन से आता है। इसका फंडेड कहाँ से आता है, कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम द स्टेट, जो इसकी स्टेट है, इसकी जो मेंबर है वो सब कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, गवर्नमेंट भी देती है, इंडिविजुअली कोई भी पैसा देता है इसे, ये है। उसके बाद आती है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्ट्रिब्यूशन, ये भी एक कोर्ट है। ये इंडियन गवर्नमेंट हैड लॉस्ट द आर्ट्रिब्यूशन केस ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्ट्रिब्यूशन, ये मैंने आपको कैरिन एनर्जी का केस पढ़ाया था, ये वो कोर्ट है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्ट्रिब्यूशन। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ का हमारा केस था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, जैसे कोई कंपनी 2000 में इंडिया में काम आई, उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और हमने देखा कि प्रॉफिट कमा रही है, 2014 में हम एक लॉ लेके आए कि आपने पिछले 14 साल में जो प्रॉफिट कमाया उसका हमें इंटरेस्ट दो, मतलब कि टैक्स दो। तो ये बोलेंगे आपका जब तो ये टैक्स था नहीं जब हम इंडिया में आए थे, आपने 14 साल बाद ये लॉ ला के और आप टैक्स मांग रहे हो पिछले 14 साल का, तो वो इंडिया केस हार गया था कैनन एनर्जी का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्ट्रिब्यूशन में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम तब तीनों के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो आपको क्रिमिनल कोड दे रखी है, जो सेटअप हुई थी रोम 998 इसमें दे रखा है, पर वो पूरी तरह जब बन गई, ये बात हुई थी पर 2002 में ये सेटअप हुई थी, और आप चेक कर लेना इसे, ठीक है ना। मैंने जब मैंने बना दिए नोट से, मतलब मैंने फिक्स कर दी, उसके बाद मैंने चेक किया तो मैं इसे चेक नहीं कर पाया, तो आप एक बार देख लेना। ये 1945 में, एक साल बाद 1946 में इसने काम करना स्टार्ट किया। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1999 में हेग में। एंड कन्वेंशन हेग, इसके लिए हेग पीस ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई थी 1907 में। ये भी आप याद रखना, बहुत पुरानी कौन सी है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्ट्रिब्यूशन। अब उसमें क्या है कि इसका हैग में नीदरलैंड में, इसका भी मतलब कि हैग नीदरलैंड में, इसका भी नीदरलैंड में, तीनों हेडक्वार्टर का मेंबर इसमें यूएन के होते हैं। इसमें जो मेंबर रेक्टिफाई करेंगे, साइन करेंगे ट्रीटी को, वो होते हैं। इसमें भी जो साइन करेंगे वो होते हैं। ये सिविल है, ये क्रिमिनल है, ये आर्ट्रिब्यूशन ट्रिब्यूनल है, ये ट्रिब्यूनल है मतलब आर्ट्रिब्यूटिंग कराने के लिए। एरिया ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द नेशन ओनली। जो ट्रीटी साइन किया अमेरिका पाकिस्तान ने या हमने पाकिस्तान से, अगर उसका वायलेशन हो रहा है, उसके अगर वायलेट कर रहा है तो हम इसमें जा सकते हैं। ये क्या होता है, क्राइम के लिए होती है, जैसे जीनोसाइड ये सब हो रहा है। अब ये क्या होती है, ये वाली पीसीए, ये कोई सेटल डिस्प्यूट है बिटवीन द मेंबर स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पार्टीज, सब चीज़, मैरीटाइम डिस्प्यूट है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, रिलेटेड टू ट्रेड
मतलब ये सब क्या है, वर्क से रिलेटेड है, जो ट्रेड हो गया आपका, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, कोई चीज़ आपकी हो रही है हार्मफुल। वंस द कंट्री एक्सेप्ट द यूएन आपका इंटरवेंशन, देन जुडिशल इज बाइंडिंग होती है। जजमेंट कैन बी कंटिन्यू केस ऑफ बिटवीन द स्टेट और ऑल्सो बाइंडिंग इन द नेचर। ये क्या है, नॉन पार्टी स्टेटस इन वॉलेंट्री कॉपरेशन ऑफ नॉन पार्टी जो स्टेट है इसके अंदर, उनका वॉलेंट्री होता है, हम माने इनकी बात या ना माने हमारे ऊपर आई सी सी की। इन द केस ऑफ रेफर्ड बाई यू एन एस सी द जजमेंट, तो तब बाइंडिंग होता है ऑल द यूएन मेंबर पे। अगर यूएनएससी कोई केस भेज रहा है और वो निकल के आ रहा है तो उसके फिर उसके बाद बाइंडिंग होता है। अदरवाइज हम उनकी कोई नॉन पार्टी स्टेट है वो बात माने भी ना तो भी चलेगा, क्योंकि साइन ही नहीं किया इंडिया ने। कोर्ट ऑल्सो गिव एडवाइज्ड ओपिनियन टू द काउंसिल, ये सब एडवाइज्ड ओपिनियन प्रोवाइड करती है। रूलिंग आर बाइंडिंग, देखो पीसीए की भी बाइंडिंग होती है इन द नेचर, बट पीसीए हैव नो पावर टू इन्फोर्स द रूलिंग। इनके पास रूलिंग की पावर नहीं होती पर बाइंडिंग होती है। ऑब्जर्व स्टेटस यूएन, ऑब्जर्व स्टेटस यूएन नॉट एप्लीकेबल, इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन। ये प्रिंसिपल वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होती हैं यूएन की, आईसीजे वन ऑफ द उसमें से है। तो आपको 5 अलग देखनी है कौन कौन सी होती है। 15 मेंबर होते हैं, 9 जज मैं बता चुका हूँ, इसमें 18 जज होते हैं, 9 सिटिंग जज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पार्टी सेलेक्ट देयर आर्ट्रीब्यूशन, वो पार्टी आती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का इशू है या फिर कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन का इशू है, पार्टी करते हैं कि इस आदमी को रख लो, ये हमारा आर्ट्रीब्यूशन कराएगा, फैसला कराएगा जो भी होगा। इसमें 5 जज आर द इलेक्टेड एवरी ईयर, हर 15 जज में से हर साल 5 जज 3 साल में बनते हैं। नो टू जज कैन बी द सेम नेशन, मतलब नेशनलिटी, मतलब जैसे इंडिया इंडिया के दो नहीं हो सकते, और री इलेक्टेड मेंबर कैन बी री इलेक्टेड हो सकते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। ये वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, वर्ल्ड की फर्स्ट परमानेंट क्रिमिनल कोर्ट है। आईसीसी इज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इट इज नॉट स्पेशल एज द सेफ्टी नेट बट विद द नेशनल कंट्री आर अनेबल टू प्रोसिक्यूट। ये फर्स्ट परमानेंट इंटर गवर्नमेंट कोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड द आर्ट्रीब्यूशन। ये आर्ट्रीब्यूशन के लिए ये वर्ल्ड कोर्ट है, जो आपकी यूएन की जो है ये वर्ल्ड कोर्ट है, आपको ये भी याद रखना है वर्ल्ड कोर्ट कौन सी है और आपको ये वाली कोर्ट कौन सी है, ये भी आपको। सॉरी एक मिनट। तो आपको ये भी याद रखना वर्ल्ड कोड कौन सी है कि ये वाली कोड कौन सी है। एक मिनट, ये शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक मिनट वेट करिए। हाँ, तो आपको ये भी याद रखना वर्ल्ड कोड कौन सी है, और क्या इंडिया मेंबर किस किस के अंदर है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ इंडिया मेंबर किस किस के अंदर है। अब ये हो गया, मैंने पढ़ लिया। अब इसमें मैंने पढ़ लिया, ये लास्ट रिसोर्ट होते क्रिमिनल के लिए वर्ल्ड कोर्ट है, ये आर्ट्रीब्यूशन के लिए वर्ल्ड की कोर्ट है। इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ यूएन, जो आईसीजे का मेंबर है, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। आईसीसी का पीसीए का मेंबर है इंडिया। इंडिया रेक्टिफाइड 1899 में, जो आपको पुरानी सबसे पुरानी कौन सी है, तो आपको ये भी है, इंडिया रेक्टिफाइड कर दिया था कन्वेंशन, रेक्टिफाइड 1899 कन्वेंशन इन 1950 में हमने पीसीए को साइन कर लिया था कि हम पीसीए का पार्ट है, पर हम आईसीसी का पार्ट नहीं है, ये भी आपको याद रखना, आईसीजे का हम पार्ट है। दलवीर जो आपके भंडारी हैं अभी जो उनके जज हैं वो मैंने आपको बताया। फिर कुलभूषण का केस चल रहा है इसके अंदर, राइट टू पैसेज है इंडियन टेरिटरी, पोर्तुगीज, ये सारे केसेस हैं इसके अंदर। कुछ नॉट एप्लीकेबल है जुडिक्शन लिमिटेड टू इंडिविजुअल, ये हमने कुछ साइन ही नहीं किया। इसमें कौन कौन से केस हैं हमारे, इटालियन मेराइन, जो आपके 2 आदमी थे वो डिस्प्यूट आपके रिमी का, एक था कि मतलब इटालियन के 2 कौन थे, 2 मतलब उनके नेवी ऑफिसर थे, उन्होंने हमारे कुछ फिशर को हमारे बॉर्डर पे उनको गोली मार दी थी, वो शक था कि ये लुटेरे हैं, उस चक्कर में हो गया था। तो कंपेंसेशन का इशू है कि इनको इतने इतने करोड़ रुपए दो। फिर आपका बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का जो हमारा मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट था, अब सॉल्व हो गया, उसका इशू भी इसमें गया था। फिर रिसेंटली आपको कैनिन एनर्जी का वोडाफोन का केस इसमें भी गया, इंडिया लोस्ट बोथ द केसेस, आस्क्ड टू पे कंपेंसेशन, तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। कैनिन एनर्जी फेमस केस आप पढ़ लेना, तो ये पीसीए के अंदर गया था, ये रिलेटेड टू केस है। अब वर्ल्ड मलेरिया डे था आपको 24 तारीख को, जो 25 अप्रैल को, तो हमने नहीं पढ़ा। इनका एक इनिशिएटिव है, इनकी रिपोर्ट आई है आपकी, जीरोइंग इन द मलेरिया एलिमिनेशन वॉज रिलीज बाय द WHO, उसने रिलीज़ की है मलेरिया डे 2021 में। तो आपको याद रखना है आपकी जीरोइंग,
ठीक है। इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन की रिपोर्ट है, 25 अप्रैल हर साल मनाया जाता है। ठीक है। 2021 की थीम क्या रखी गई है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ठीक है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। तो क्या है, जीरोइंग इन द मलेरिया एलिमिनेटी रिपोर्ट है, WHO ने निकाली है, मलेरिया डे पे निकाली है। और मलेरिया डे की थीम क्या थी इस बार की, रीचिंग जीरो मलेरिया टारगेट। WHO के मतलब 25 कंट्री आइडेंटिफाई किया इनका पोटेंशियल है एलिमिनेट करने का मलेरिया को 2025 तक। तो 25 कंट्री को किया है, और वो 2025 तक वो क्या कर सकते हैं, वो एलिमिनेट कर सकते हैं, इनका पोटेंशियल है। तो उनको इनिशिएटिव को नाम दिया गया है ईज 2025 इनिशिएटिव नाम दिया गया है। मलेरिया क्या है, एक लाइफ थ्रेटन डिसीज है, मॉस्किटो बॉर्न ब्लड मतलब काटने से होती है आपका। प्लाज्मोडियम आपको पैरासाइटिड मतलब कॉजेज है इसका। आपको प्रिडोमिनेटली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन जो है आपके अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इन एशिया, इनमें ज़्यादा देखी जाती है। स्प्रेड थ्रू आउट द बाइट। इन्फेक्शन ऑफ फीमेल, इसका नाम याद रखना आपका, फीमेल कौन था, एनोफिलिस मॉस्किटो नाम है उसका। तो उसको मॉस्किटो और किस चीज़ होती है आपकी, प्लाज्मोडियम आपका पैरासाइट जो खून में चला जाता है, अटैक ऑन द रेड ब्लड सेल, आपको पता ही है। 5 पैरासाइट स्पीसीज होते हैं, प्लाज्मोडियम बता दिया आपको मैंने, फेल्सी आपको फर्म बता दिया आपको, फिर प्लाज्मोडियम आपको वीवेक्स बता दिया, ये कुछ चीज़ें हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, वही फीवर आना, इलनेस होना, आपको चिलिंग मतलब ये करना, शेकिंग हैंड एज करना, मसल्स एज करना, ये सब चीज़ों में। प्रिवेंटिंग एज वेल एज क्यूरेबल, ये क्या है, प्रिवेंट भी हो सकती है, क्योर भी हो सकती है। मलेरिया वैक्सीन है, उसका नाम है लैब इनिशिएटिव RTS। RTS एस इज बैंड मॉस्को, आपके मॉस्कोटियम, ये सब चीज़ हैं आपको याद रखना है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ द मलेरिया बाय 40%। ये कुछ अप्रूवल है कुछ वैक्सीन के, मतलब कि ये है आपकी ग्लाइकोस्मिथ क्लिन करके GS की कोई वैक्सीन है आपकी, RTS वैक्सीन ट्रेन टू इम्यून सिस्टम मलेरिया की, आपको याद है। तो E2025 इनिशिएटिव क्या है, ये 2017 में WHO ने लॉन्च किया था E2020 इनिशिएटिव टू सपोर्ट द, मतलब कि जो कंट्री थी अचीव द जीरो, आपको इंडिजीनियस केसेस करने हैं, ठीक है ना, 2020 तक अचीव करना है। तो 2020 किया था, 2025 किया गया 25 कंट्री के लिए। इसके अंदर क्या था, जो इनिशिएटिव 2000 है, 21 कंट्री अक्रॉस द 5 रीजन वर आइडेंटिफाई द पोटेंशियल टू रीच द माइलस्टोन एलिमिनेटिंग मलेरिया, जीरोइंग इन द मलेरिया एलिमिनेटिंग ब्रिंग द प्रोग्रेस। ठीक है ना, E20 इनिशिएटिव 2020 में। तो बिल्डिंग ऑफ सक्सेस ऑफ E20 मतलब इसको सक्सेस करना जो ये आया था, WHO आइडेंटिफाइड न्यू ग्रुप। अभी क्या था, इसमें 21 ग्रुप थे जो आपका इनिशिएटिव 2020 था। अब नया स्टार्ट किया है E25 2020, जो आपका 2025 स्टार्ट किया है। इसमें क्या है, 25 कंट्रियाँ हैं और 5 साल में एलिमिनेट करना है, मतलब कब तक, 2025 तक आपको एलिमिनेट करना है। और WHO ने स्टार्ट किया। अब क्या है कि 4 क्राइटेरिया इस्टेब्लिश करना है गवर्नमेंट को, मतलब एलिमिनेट करने के लिए प्लान बनाए। मलेरिया केस रिडक्शन का रिसेंटली मतलब मीटिंग करे, कैसे करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए, मलेरिया सर्विलांस करे कि कितना हुआ है। फिर ब्रिंग सेलेक्टेड बाय द WHO मलेरिया एलिमिनेटर ओवरसाइट कमेटी। इंडिया सिनेरियो क्या है कि मलेरिया बर्डन क्या है इंडिया के पास, वर्ल्ड मलेरिया एक रिपोर्ट आती है जो रिलीज़ करता है 2020, WHO निकालता है, एलिमिनेट केसेस फॉर मलेरिया अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा हुआ है, इंडिकेटेड इंडिया हैज़ मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग द मलेरिया बर्डन, इंडिया ने बहुत काम किया है। इंडिया ओनली हाई आपका एंडेमिक कंट्री विच हैज़ रिपोर्टेड डेडलाइन इतनी थी 2019 में कंपेयर टू 2018। अब इंडिया ने इनिशिएटिव क्या लिया, एक नेशनल स्टडी प्लान लाया मलेरिया एलिमिनेशन के लिए। उसके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने क्या स्टार्ट किया, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, विच आर कोलैबोरेटेड विद द पार्टनर ऑफ मलेरिया कंट्रोल। तो इनके साथ मिलकर काम करेंगे, ये सारी चीज़ मलेरिया की हुई है। E25 WHO का है, जीरोइंग इन द मलेरिया एलिमिनेटिंग किसकी है रिपोर्ट, WHO की है। आपको याद रखना है इस वाले ईयर का मलेरिया का क्या था। फिर मॉस्किटो का नाम याद रखना है, क्या नाम है आपका, फीमेल का एनोफिलिस मॉस्किटो है, आपको आपका प्लाज्मोडियम आपका पैरासाइट है। और आपको क्या रखना है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। तो ये भी आपको थीम भी याद रखनी है 2021 की। दैट्स ऑल फ्रेंड। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, डेली बेसिस से फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे वीडियो दी जाती है। थैंक यू सो मच, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।